गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। पीडियाट्रिक के क्वेश्चन सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिएगा शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट लिस्ट का मतलब सबसे कम, यानी सबसे लेस अमाउंट की बात कर रहा है क्या? फैट कंटेंट इन द मिल्क। नीचे जो मिल्क दिए गए हैं आपको, उसमें से लेस्ट अमाउंट के अंदर फैट है वो किसके मिल्क में पाई जाती है? पहला जो आपका आंसर है वो है काउ मिल्क। नेक्स्ट वन जो है वो आपका है बफेलो मिल्क, और थर्ड वन है वो आपका है ह्यूमन मिल्क, एंड फोर्थ वन है आपका गोट मिल्क। क्या भैंस के दूध में, बकरी के दूध में, गाय के दूध में, या ह्यूमन के दूध में? इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका क्या? ह्यूमन मिल्क। यस या नो? कुछ बच्चे हैं जो हो सकता है कि गाय के दूध के बारे में बात करें, लेकिन काउ मिल्क के अंदर भी फैट होती है। हाँ, ये बात मान सकते हैं कि जो बफेलो की जो मिल्क होती है उसके बजाय काउ मिल्क के अंदर फैट है वो डिक्रीज होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फैट होती है वो होती है बफेलो मिल्क में, और जो सबसे लेस अमाउंट में होती है वो आपकी होती है किसके अंदर? ह्यूमन मिल्क के अंदर। यस या नो? जो सबसे लेस अमाउंट में होती है आपकी वो होती है ह्यूमन मिल्क के अंदर। इसका जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका कौन सा? ह्यूमन मिल्क। यस या नो? ह्यूमन मिल्क के अंदर जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो कंटेंट वो होता है लेक्टोज। क्या होता है बच्चों? लेक्टोज होता है। तो लेक्टोज है वो ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये एक तरीके का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट है वो आपको पता है एनर्जी, वो आपको पता है कि इंस्टेंट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। बच्चे को शुरुआती डेज के अंदर एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। तो सबसे हाईएस्ट अमाउंट में, सबसे रिचेस्ट अमाउंट में जो चीज पाई जाती है ह्यूमन मिल्क के अंदर वो लेक्टोज पाई जाती है। और आपको पता है जो लेक्टोज है इसके अंदर होता क्या? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। यस या नो? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके लेक्टोज बनता है। जो लेक्टोज है ये ह्यूमन मिल्क के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। और बच्चे को शुरुआती एज के अंदर आपको पता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सफर करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो आपका है आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स जो है उसका अर्ली साइन क्या होता है? ये साइन जो रिकेट्स जो आपका है आपको पता है ये अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, बी की कमी से कौन सा, सी की कमी से कौन सा, डी की कमी से कौन सा, ये सारी चीजें आपको आती हैं। ये आपके लेवल की चीजें नहीं है, इसलिए अपन उन चीजों पे डिस्कशन नहीं करेंगे। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि रिकेट्स है वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं आपके जो अर्ली साइन ऑफ द रिकेट्स है, रिकेट्स के अंदर जो सबसे अर्ली साइन है वो क्या आएगा आपको? यस या नो? जो रिकेट्स के अंदर जो अर्ली साइन है आपको बच्चों वो आएगा आपका क्रेनियोटेप्स। यस या नो? व्हाट इज द क्रेनियोटेप्स? सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल बोन। क्या बोला मैंने? सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल बोन। yes or no? softening of skull bone is called cranial-taps। समझ में आएगी बात? cranial-taps जो है वो क्या है? रिकेट्स का अर्लियर साइन है, यानी कि जो आपकी स्कल्स की जो बोन है वो वहां पे इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि अगर आप अंगुली इसके ऊपर अगर आप अंगुली लगा, जैसे अपन जो एडल्ट है अपने अंदर अगर आप यहाँ पे हेड पे अपने फिंगर्स को, अपने हैंड को टच करते हो तो आप अगर अंगुली अंदर दसाना चाहेंगे नहीं जाएगी। लेकिन किसी बच्चे को क्या है? वो रिकेट से ग्रसित है, उसको क्या है? रिकेट से। अगर उसमें अगर आप उसकी स्कल बोन को टच करेंगे तो वो आपको कैसे फील होगी? सॉफ्ट फील होगी। इवन अगर आपने प्रेशर वहां पे ज्यादा क्रिएट कर दिया तो स्कल के अंदर वो आपको स्कल के अंदर किसी भी प्रकार की इंजुरी आपको देखने को मिल सकती है। तो उस कंडीशन को सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल बोन बोलते हैं, और इस टर्मिनोलॉजी को क्रेनियोटेप्स के नाम से जानते हैं। और क्रेनियोटेप्स इज द अर्लियर साइन ऑफ
रिकेट्स। बार बार आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं, वो या तो आए हुए क्वेश्चन है या फिर आने वाले क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन जो है वो आपको बेकूफी से नहीं करवाया जाएगा। चलिएगा, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन अपन इससे सोल्व हो जाएंगे अभी। द नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं आपको एक ही चीज बता दूं, भले ही ये कैलोरी बता रहा है और भले ही बात आ जाए किसकी, फ्लूइड की बात आ जाए, फ्लूइड और जो कैलोरी है दोनों का एक जैसा ही माप होगा। जो मैं माप इसका बताऊंगा, जो मैं फॉर्मूला कैलोरी का बताऊंगा, वही फॉर्मूला आप इन फ्यूचर कभी भी अगर फ्लूइड का क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे भी वहां पे भी वो वाला जो फॉर्मूला है वो आप लगा सकते हैं। ये कह रहा है 5 साल का जो बच्चा है उसके अंदर कितनी कैलोरी की जो आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, ये एज से रिलेटेड, मतलब एज से सॉल्यूशन होने वाला क्वेश्चन है। अगर एज है वो किसी बच्चे की 0 से 10 ईयर तक एज है, यानी 10 साल तक अगर बच्चा है, तो 10 साल तक के बच्चे के अंदर अपन लोग हैं वो 100 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से देंगे। यानी 10 साल तक इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 1000 किलो कैलोरी वहां पे आ गई। अब अपन अगर एज की नेक्स्ट वाली एज की बात करें, 10 ईयर तक की यहाँ पे आ गई थी। अगर अपन यहाँ पे 10 to 20 ईयर की बात करें, यस या नो, 10 से अगर अपन 20 साल तक की बात करें, यस या नो, तो 50 किलो कैलोरी है वो आपको पर केजी के हिसाब से देखने को मिलेगी। अगर आपकी एज है वो अगर मोर देन 20 ईयर का क्वेश्चन आ जाए तो इसके अंदर आपको 20 के बाद में आपको 20 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। ये फॉर्मूला है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ये सियानो समझ गए। अब बात आती है कि 5 ईयर, अब अपन को देखिए, अब अपने को यहाँ पे वेट द नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ये नो 5 साल का जो मतलब चाइल्ड है उसके अंदर। अब अपन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एज नहीं है बेटा, ये वेट है। ये नो इसकी जगह आपको वेट करना है। समझ गए बात? वेट का क्वेश्चन है, वेट, क्योंकि इतना ईयर के अंदर एज तो हो ही नहीं सकती। अगर एज होगी तो यहाँ पे बच्चों की बात तो होगी नहीं, गलती से इसमें क्या आएगा बच्चों, वेट है। यानी 10 केजी तक अगर किसी बच्चे का वेट है तो पर केजी के हिसाब से 100 किलो कैलोरी, और अगर 10 से 20 केजी वेट है तो 50 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से, और अगर वेट है वो 20 किलो से ज्यादा है तो 20 किलो कैलोरी के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा ये कह रहा है कि 5 ईयर का, तो 5 ईयर का पहले अपने को वेट निकालना जरूरी होता है। 5 ईयर का सबसे पहले अपन को वेट निकालना जरूरी है। अगर आप वेट की बात करते हैं, तो अगर अपन जो नॉर्मली वेट है वो अपन मान लेते हैं बच्चों 3 किलो। ये से नो 3 केजी जो वेट है वो अपन जन्म के समय अपन वेट उसका मान लेते हैं। अब आपको पता है कि 1 साल पे 1 ईयर पे 3 गुना हो जाता है वेट, ये आप सभी लोग जानते हैं। 3 साल 1 गुना, ये 2 साल पे ये वेट है ये आपका 4 गुना हो जाता है। मैंने 12 साल तक का वेट आपको पूरा लिखवाया। मैं सीधा मेरे क्वेश्चन पे आता हूं। अगर उसने 5 ईयर पूछा है तो 5 ईयर के अंदर जो वेट है वो आपका 6 गुना हो जाता है। 6 गुना का मतलब हो गया, नॉर्मल वेट जन्म के समय इसका था 3 किलो, तो 6 = 3 18 किलो। अब वो जो बच्चा है वो 18 किलो का हो गया। समझ में आ गई बात? अब वो बेबी 18 केजी का है। अब मैंने सबसे पहले तो आपको ये बताया था कि 10 केजी तक, 0 से 10 केजी अगर वेट है तो अपन 100 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से देते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो यानी कि 10 किलो तक का जो बेबी है तो इसके अंदर तो आपको पता है 1000 किलो कैलोरी, यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं कितनी का, ये 18 मतलब 8 साल और, तो मैंने बताया था कि 10 से 20 के बीच में 50 किलो कैलोरी, तो 8 साल का है ये से, तो 8 को 50 से गुणा कर लो, 400 आ जाएगा। तो यानी कि ये आ गया आपका 400 किलो
कैलोरी। इसको अगर अपन लोग जोड़ते हो तो ये आ गया 1400 किलो कैलोरी। ये क्या निकल गया आपका आंसर निकल के आ गया, ये किलो कैलोरी में आंसर जाएगा। और अगर बच्चे का फ्लूइड के बारे में कभी भी क्वेश्चन आता है तो यही उससे रिलेटेड आएगा। तो 1400 किलो कैलोरी जो है वो इसका राइट आंसर जाएगा। अपन अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 200 नहीं होगा, 1000 नहीं होगा, 3000 नहीं होगा, 1500 किलो कैलोरी, यानी 1400 के समथिंग है ये 1500 किलो कैलोरी। करेक्ट आंसर जो आपका है वो आपका क्या रहेगा, सी रहेगा प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर जो आपका सी रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलिएगा। इन एन इन्फेंट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि बच्चा है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे, यानी केवल और केवल वो 6 मंथ के आसपास, मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के जो बेबी है, फीड ऑल आर सीन एक्सेप्ट, यानी कि अगर बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो इनमें से सारी चीजें उसमें देखी जाएंगी, केवल और केवल एक चीज है वो उसमें नहीं देखी जानी चाहिए। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, एक को छोड़ के सारी कंडीशन वहां पे देखी जाएंगी। चलिएगा साहब धीरे धीरे देखते हैं। क्या जीआई ब्लीडिंग ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी, देखिएगा जीआई ब्लीडिंग ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी। देखिएगा विटामिन के की जो डेफिशिएंसी है, विटामिन के की जो डेफिशिएंसी है वो अगर दूध नहीं पीता है जब होती है, विटामिन के की डेफिशिएंसी है वो दूध नहीं पीता है जब होती है बेटा। यस या नो, समझ में आ गई बात। अब मैं आपके सामने बात करता हूं, अब मैं बात करता हूं कि रिलेटिव प्रोलोंगेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, यस या नो, रिलेटिव प्रोलोंगेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। देखिएगा प्रोलोंग का मतलब लंबा हो जाना, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो लंबा नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा था, यस या नो। और इवनिंग कोलिक भी देखने को मिलती है और गोल्डन कलर का स्टूल है वो भी देखने को मिलता है, वो बिलिरुबिन जब एक्सक्रीट होता है, यस या नो, बिलिरुबिन जब एक्सक्रीट होता है तो वहां पे आपको स्टूल का जो गोल्डन कलर है वो भी आपको देखने को मिलता है, यस या नो। जीआई ब्लीडिंग ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी। देखिए विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से जीआई ब्लीडिंग होती है, लेकिन आपको पता है कि जब ब्रेस्ट फीड करता है तो उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती नहीं है और वहां पे जीआई ब्लीडिंग भी नहीं देखने को मिलती है। तो ये तीनों चीजें हैं वो वहां पे होती हैं, लेकिन एक चीज नहीं होती, क्या नहीं होती, प्रोलोंग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अरे अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड करेगा तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो शॉर्ट होगा, यानी कि जल्दी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा क्या, बिलिरुबिन। तो प्रोलोंग नहीं होगा, प्रोलोंग तो जब होगा जब वो ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा, ये यानी ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा जब क्या होगा, जॉन्डिस है वो क्या होगा, प्रोलोंग होगा। लेकिन इससे तो जो जॉन्डिस है वो शॉर्ट होगा, तो एक्सेप्ट यानी कौन नहीं होगा, प्रोलोंग जॉन्डिस नहीं होगा, शॉर्ट जॉन्डिस होगा। बाकी ये तीनों चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं, जैसे ना बाकी तीनों चीजें वहां पे इसमें देखने को मिलती हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर। समझ में, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से आपको पता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती नहीं है, और वो होती नहीं है तो जीआई ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलती है। यानी कि जब वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो ना तो उसको जीआई ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और आपको पता है ये इवनिंग कोलिंग और गोल्डन कलर स्टोर, ये तीनों चीजें वहां पे आपको देखने को मिलती है। फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस है वो वहां पे क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपन बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड इन ए 3-year-old चाइल्ड, यानी 3 साल की उम्र में एक चीज को छोड़ के और सारी चीजें अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, या अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई ये चीजें हैं जो 3 साल के बच्चे में होती है। जो बच्चा है वो बच्चा ड्राई सर्किल, जो बच्चा हो वो जो सर्किल है ड्रा वो 3 ईयर की एज के अंदर करना स्टार्ट कर देता है, और ये आपका फाइन मोटर माइलस्टोन के अंदर आता है। यस या नो, ड्रॉ ए सर्किल है वो किस में आता है, फाइन मोटर माइलस्टोन। फाइन मोटर जो माइलस्टोन आता है उसके अंदर आता है क्या, सर्किल बनाना। यस या नो, टॉक इन ए सेंटेंस, वो बच्चा जो है 2 ईयर का यानी 2 साल तक की जो एज है वहां पे सिंपल सेंटेंस, 2 साल का बच्चा है वो सिंपल सेंटेंस है वो बोल लेता है,
यस या नो? और आपको पता है कि डाउन स्टेयर बिल्कुल 3 साल का जो बच्चा है वो डाउन स्टेयर भी कर लेता है। समझ में आई बात? 3 साल का जो बच्चा डाउन स्टेयर भी कर लेता है। होप 5 स्टेप, होप का मतलब होता है एक टांग से चलना या फिर लंगड़ी टांग। यस या नो? एक टांग से चलना। एक टांग से जो चलने का काम है वो मिनिमम 4 ईयर एज में होता है। यस या नो? 4 ईयर एज का जो बच्चा है वो कर पाता है। अपने को तो कह रहा है कि 3 साल तक के बच्चे के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। 3 साल तक के बच्चा है वो सर्किल को ड्रा कर लेता है। 3 साल का बच्चा है वो सिंपली एक सेंटेंस बोल लेता है। यस या नो? 3 साल का बच्चा है वो स्टेयर डाउन हो जाता है। लेकिन 3 साल का जो बच्चा है वो होप नहीं कर पाता, यानी कि वो लंगड़ी टांग, यानी कि वो एक टांग से नहीं चल पाता है। यस या नो? ये जो माइलस्टोन है, ये जो मोटार जो माइलस्टोन है, ये माइलस्टोन उस बच्चे के अंदर मिनिमम से मिनिमम 4 साल की एज के अंदर देखने को मिलता है। यस या नो? चलिएगा, आपका जो करेक्ट आंसर था वो था प्यारे बच्चों डी। नेक्स्ट वन अगर अपन बात करते हैं, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। हाइट मेजरमेंट ऑफ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज डन बाय, कि 3 साल का बच्चा है उसमें हाइट का मेजरमेंट आप किससे करेंगे? तो बिल्कुल सही बात है, जो आप हाइट का मेजरमेंट है वो स्टेडियोमीटर से करेंगे। स्टेडियोमीटर से। स्टेडियोमीटर आपको पता है इस तरीके का एक यंत्र होता है, इस पे जो बच्चा है वो खड़ा हो जाता है। यस या नो? उसके बाद में यहाँ पे उसका सेंटीमीटर के अंदर क्या होती है, मार्किंग होती है इंचेस के अंदर, तो वहां पे अपन को मार्क कर लिया जाता है। ये होता है स्टेडियोमीटर। समझ के बाद, तो स्टेडियोमीटर जो है वो आपका 1 ईयर एज के बाद में, यानी कि 1 साल के बाद में जो काम में लेते हैं वो स्टेडियोमीटर लेते हैं। अगर बच्चे की जो एज है वो अगर लेस देन 1 ईयर है, बच्चे की जो एज है वो अगर लेस देन 1 ईयर है, तो इन्फेंटोमीटर वहां पे काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है? इन्फेंटोमीटर वहां पे काम में लिया जाता है। सही बात मैं बताऊं आपको कि 1 साल से कम अगर अपन बच्चे की हाइट नापते हैं तो अपन उसको कभी हाइट बोलते ही नहीं, अपन उसको क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। लेंथ क्यों बोलते हैं? अपन हाइट वर्ड केवल उस बच्चे के लिए काम में लेते हैं जो बच्चा खुद क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। 1 साल की कम उम्र के अंदर बच्चा जो है वो अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता है, वो लेटा रहता है। अगर उसकी लेटे हुई अवस्था के अंदर, अगर उसकी लेटे हुई अवस्था के अंदर, अगर उसकी लेटे हुई अवस्था के अंदर अगर उसका आपको क्या मापना है, लेंथ मापनी है, तो इसके अंदर आपको इन्फेंटोमीटर काम में लिया जाता है। वहां पे हाइट वर्ड आप काम में नहीं ले सकते। 1 साल के बाद में अगर बच्चा है वो खुद खड़ा हो सकता है, तो खड़ा होने के बाद में अगर उसकी हाइट नापते हैं तब आप उसको लेंथ की बजाय क्या बोल सकते हो? हाइट बोल सकते हो। तो यहाँ पे हाइट का क्वेश्चन है, तो इसका जो आपका राइट आंसर जाएगा वो स्टेडियोमीटर जाएगा। यस या नो? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो स्टेडियोमीटर जाएगा। गोनियोमीटर से जॉइंट मूवमेंट को नापा जाता है। गोनियोमीटर यूज बाय जॉइंट मूवमेंट। यस या नो? जॉइंट मूवमेंट के लिए काम में लिया जाता है। ये आपका रिफ्लेक्टर के लिए काम में लिया जाता है। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है। ये जो मैंने जो डायग्राम आपके सामने बनाया है, ये जो डायग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है प्यारे बच्चों, ये जो डायग्राम है ये इन्फेंटोमीटर का है। किसका है? इन्फेंटोमीटर का है। इन्फेंटोमीटर है वो इस तरीके से आता है जिसमें 1 साल का बच्चा है वो लेट रहा है, और लेटे हुए की देखिएगा ये लेटर, ये यहाँ पे देखो सेंटीमीटर और इंचेज के अंदर लिखा हुआ, तो इस तरीके से आप उसकी लेंथ माप सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि ये इस तरीके की जो इमेज है वो इमेज बहुत बार एग्जाम में आती है, इसकी इमेज भी बहुत बार देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको पता है ये साथ में क्या है, एक तरीके से वेगिंग मशीन है, इसको आप बोल दो वेटिंग मशीन है। साथ में वेट भी हो रहा है और साथ में इसकी लेंथ भी मेजर की जाए। ये तो अलग अलग टेक्नोलॉजी है जो आती रहती है, लेकिन मेन आपका फोकस यहाँ होना चाहिए कि बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, बच्चे के नीचे इंच टेप जैसा कुछ लगा हुआ है, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट आपका इन्फेंटोमीटर है, जिससे लेंथ मेजर की जाती है। इन्फेंटोमीटर से हाइट कभी भी मेजर नहीं की जाती है। हाइट ऑलवेज मेजर्ड बाय स्टेडियोमीटर। यस या नो? हाइट मेजर्ड बाय स्टेडियोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके सामने ए रहेगा बच्चों। यस या नो? ये क्या रहेगा? ए रहेगा। यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पे। बाय ईयर्स ओल्ड मिल्क टीथ आर
इरप्टेड, यानी कि सारे दूध के दांत हैं वो कौन सी एज के अंदर आ जाते हैं? ये से नो करेक्ट आंसर अगर मैं आपको एक ही शब्द में बताऊं तो 2.5 से 3 साल, 2 to 5 ईयर टू 3 ईयर ऑफ एज। ये तो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 2.5 भी है और 3 ईयर भी है, तो ज्यादा वाला जो है अपन उसको चूज करेंगे, कम वाले को चूज नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा आपका वो चला जाता है क्या, 3 ईयर। यस या नो? और जो आपका जो मिल्क टीथ है बच्चों, उसको आप टेम्परेरी टीथ के नाम से भी जानते हो। और ये कुल संख्या में कितने होते हैं? जो टेम्परेरी टीथ हैं वो कुल संख्या में 20 होते हैं बच्चा, 20 इन नंबर्स, 20 इन नंबर। ये शानो 20 होते हैं। इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2102 और 2102। मीन्स ये ऊपर वाले जबड़े की बात हो रही है और ये किसकी हो रही है, नीचे वाले जबड़े की बात हो रही है। ये शानो इसके अंदर जो इंसाइजर है वो 8 होते हैं, केनाइन होते हैं वो आपके 4 होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन से टीथ है वो एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। प्रीमोलार जो टीथ है वो आपको पता है एब्सेंट होते हैं, और जो मोलार जो टीथ है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 किस टाइप से, देखिए 2 ऊपर के 2 नीचे के, 2 ऊपर के 2 नीचे के, 4 हो गए। फिर वही मतलब 2 इधर के और 2 इधर, मतलब एक साइड में कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिएगा ये एक तरीके की आपके सामने में मतलब सरसा, ये तो ऊपर वाला और ये नीचे वाले, तो ये अपन एक मीडियम लाइन दे देते हैं। तो 2 ये इंसाइजर हो गए ना, 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ, इस तरीके से कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर आपके सामने एक केनाइन यहाँ, एक केनाइन यहाँ, एक केनाइन यहाँ, एक केनाइन यहाँ, तो फिर टोटल केनाइन कितनी होगी, 4 हो गए। प्रीमोलार यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फिर जो आपके मोलार होते हैं वही 2 ऊपर 2 नीचे, फिर वो यहाँ 2 यहाँ 2, मतलब जबड़े के दोनों साइड में। तो ये टोटली जो होते हैं संख्या के अंदर या फिर जो नंबर के अंदर वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। ये शेनो फर्स्ट टीथ जो है, फर्स्ट टीथ है वो लोअर सेंट्रल इंसाइजर उगता है। देखिएगा फर्स्ट इरप्ट टीथ, फर्स्ट इरप्ट टीथ लोअर उगेगा, सेंटर का उगेगा और इंसिजर होगा। क्या होगा, इंसाइजर होगा। लोअर सेंट्रल इंसाइजर होगा, ये आपका 6 मंथ की एज में उगेगा। ये आपका फर्स्ट है ना, वो 6 मंथ की एज में क्या उगेगा, ये इंसाइजर ये उगेगा। यस या नो? समझ में आ गई बात? और अगर फर्स्ट परमानेंट टीथ की बात कर ले, फर्स्ट ये तो कौन सा है, ये तो आपका मिल्क वाला है। यस या नो? सेकंड अपर मोलर, इसका तो राइट आंसर वो क्या है, सेकंड और अपर मोलर। ये कौन से वाले दांत हैं, ये वाले आपके परमानेंट वाले टीथ हैं। समझ में आ गई? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2123, वैसे ही सेम टू सेम 2123। समझ में आ गई बात? 2123 इसका ये जो फॉर्मूला होता है। 13 साल की उम्र में 13 ईयर के ऊपर ये लगभग सारे उग जाते हैं, और इसकी संख्या होती है वो 28 होती है। ये से नो 20 इन नंबर। और आपने इस फॉर्मूले से निकालोगे तो टोटली तो होते हैं 32। तो बोलो सर 4 कहां गए, ये से नो 4 कहां गए? वो जो 4 आपके जो हैं वो होते हैं थर्ड मोलर। तो 4 दांत जो आप बता रहे हो वो कौन से हैं बच्चों, थर्ड मोलर है। थर्ड जो मोलार हैं ये हैं वो क्या है, 4 दांत हैं। ये 18 से 25 साल की उम्र में आते हैं, जिसको अकलदाड़ बोलते हैं, और इसको विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। इसको विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। ये चैनो इसको विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई बात? यहां तक शायद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर अपन ने इसका निकाल लिया, 3 साल के अंदर लगभग सारे मिल्क टीथ बोल दो या टेम्परेरी टीथ बोल दो, इनका एरिप्शन है वो सब
आपका हो जाता है। वापिस से देखिएगा, बहुत प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन इस स्क्रीन पे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की लगभग मिल्क टीथ है वो 2.5 से 3 साल 2.5 पीरियड टू 3 ईयर तक की एज में सारे आ जाते हैं, सारे इरप्ट हो जाते हैं। टेम्परेरी टीथ जो है वो नंबर में कितना होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये होते हैं आपके 20 इन नंबर। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो 2120 होता है। यहां से जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है कि परमानेंट टेम्परेरी टीथ के अंदर कौन से जो टीथ हैं वो एब्सेंट होते हैं। आप लोगों का करेक्ट आंसर जाएगा क्या, प्रीमोलार। यस या नो, प्रीमोलार जो टीथ है वो टेम्परेरी टीथ के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसीलिए इसके फॉर्मूला में यहाँ पे 0 देखने को मिलता है आपको। यस या नो। आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो फर्स्ट इरप्शन टीथ, पहला कौन सा जो टीथ है आता है, तो यहाँ पे मेरे को टेम्परेरी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले टीथ का मतलब टेम्परेरी आएंगे पहले। तो पहले टेम्परेरी जो टीथ है वो लोअर सेंट्रल इंसिजर आता है। लोअर सेंट्रल इंसिजर जो आता है वो आता है, इसकी एज है वो 6 मंथ है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसकी एज क्या है, तो 6 महीने पे आता है। लेकिन अगर अपन परमानेंट टीथ की बात करें तो परमानेंट जो टीथ है वो सेकंड अपर मोलर टीथ है वो आता है। और जो परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला होता है वो 2123 होता है। इसको ऊपर और नीचे करके अगर आप जोड़ते हैं तो 32 टीथ जो होते हैं वो नॉर्मली होते हैं 13 साल की उम्र तक। ये क्वेश्चन भी बनता है कि 13 ईयर ऑफ एज तक कितने टीथ वहां पे देखने को मिलते हैं, 28 टीथ आपको देखने को मिलते। कौन से टीथ है वो नहीं देखने को मिलते, थर्ड मोलार नहीं मिलते हैं। जो थर्ड मोलार टीथ है वो 18 से 25 साल की उम्र के अंदर आते हैं। वो संख्या में कितने होते हैं, वो संख्या में बेटे 4 होते हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है, विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। ये चलो, यहां तक कोई दिक्कत चलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक न्यूबॉर्न बेबी है जिसका हेड सरकमफरेंस 35 सेंटीमीटर है। एक न्यूबॉर्न बेबी है जिसका हेड सरकमफरेंस 35 सेंटीमीटर है बर्थ के समय, जन्म के समय की बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि 43 सेंटीमीटर वो कब हो जाएगा, कौन सी एज के अंदर 43 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे पहली बात, जो आपका जो हेड सरकमफरेंस है वो ब्रेन ग्रोथ को इंडिकेट करता है। किसको, ब्रेन ग्रोथ को क्या करता है, इंडिकेट करता है। अगर हेड सरकमफरेंस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो वो ये इंडिकेट करता है कि उसकी बच्चे की क्या हो रही है, ब्रेन की ग्रोथ अच्छे से हो रही है। और जो ये जो हेड सरकमफरेंस है, ये जो फर्स्ट 3 मंथ जो है, 3 महीने के अंदर 2 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ जाए, क्योंकि अपने को ये निकालना कि अभी 43 सेंटीमीटर कब हो जाता है, तो 2 सेंटीमीटर हर महीने के हिसाब से बढ़ता है शुरुआती 3 महीने में। तो यानी कि शुरुआती 3 महीने के अंदर ये कितना इंक्रीज हो गया, 6 सेंटीमीटर। ये सियानु शुरुआती में ये हो गया 6 सेंटीमीटर। भाई 3 महीने के अंदर हर महीने में 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो टोटल क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है वो कितने पे हो गया, 3 महीने पे हो गया। देखिएगा 3 मंथ पे मैंने आपके सामने प्रूव किया है, 3 मंथ पे 6 सेंटीमीटर आपके सामने कर दिया मैंने। 3 मंथ पे 6 सेंटीमीटर, यानी कि अब अपन बात करते हैं एट बर्थ, जन्म के समय उसने कितना बताया, 35। इसमें अगर अपन 6 जोड़ते हैं तो ये आ जाता है आपका 41 सेंटीमीटर। और 41 सेंटीमीटर है, 41 जो सेंटीमीटर वो कितने पे हो गया, 3 मंथ पे हुआ है। 3 मंथ पे कितना हुआ है, 41 सेंटीमीटर। देखिएगा यहां से आपको प्रूव हो रहा है 3 महीने के अंदर 6 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो एट बर्थ पे 35 था और तो ये कितना हो गया, 3 महीने पे 41 हो गया। यही है जो आपका 6 मंथ पे हो जाता है 43 सेंटीमीटर। अगर इसी की बात करें, अगर ये 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर पे ये प्यारे बच्चों हो जाता है 45 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ पे 2 ईयर की प्यारे बच्चों अगर आप बात करते हो तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा 43
48 सेंटीमीटर। ये नो कितना चला जाएगा? 48 सेंटीमीटर। अपने से अगले ने पूछा 43 सेंटीमीटर कब हो जाता है? तो 43 जो सेंटीमीटर है वो आपके सामने 6 मंथ ऑफ एज में हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? 6 मंथ जाएगा, यानी कि सी है वो आपका क्या चला जाएगा? करेक्ट आंसर चला जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जन्म के समय में, जन्म एट बर्थ के ऊपर ऑलवेज हेड सरकमफेरेंस है वो चेस्ट सरकमफेरेंस की बदौलत ज्यादा होता है। ये ज्यादा होता है। समझ में? एक साल पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 45 सेंटीमीटर। एक साल के बाद में जिंदगी भर के लिए चेस्ट सरकमफेरेंस बड़ा होता है किससे? हेड सरकमफेरेंस से। ये जीतेगा वही जो लड़ेगा, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। यस या नो? विनायक नर्सिंग एकेडमी के साथ में जुड़े रहिएगा बच्चों, आपके सपने हैं वो जरूर साकार हो जाएंगे। चलिएगा, पहले 3 महीने के अंदर इसकी जो ग्रोथ है वो 2 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से होती है, इसलिए 3 महीने में 6 सेंटीमीटर इसने बढ़ा दिया है। और जन्म के समय इसका 35 था, तो 41 जो सेंटीमीटर था वो आपका 41 जो सेंटीमीटर था वो आपका 3 महीने में हो गया, और 6 मंथ में हो गया आपको 43 सेंटीमीटर, और 1 ईयर में हो गया आपका 45 सेंटीमीटर, और 2 ईयर के अंदर आ गया हो गया आपका 48 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? चलिएगा, नेक्स्ट अगर अपन क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बैठे हैं। आप ये सोचते हैं कि बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन, अरे नॉर्मल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, नॉर्मल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है ना वो एट बर्थ पे बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भले ही आप न्यूबॉर्न लिख दो या न्यूनेट लिख दो, यानी न्यूबॉर्न की बात कर रहा है। तो न्यूबॉर्न की जो नॉर्मल रेट है वो आपकी जो रहेगी बच्चों 120 से 160 पर मिनट जाएगी। अगर यहाँ पे एवरेज की बात कर लें, क्वेश्चन यहां से बनता है, यहाँ आए लिखा हुआ, ये तो आगे एक तरीके से रेंज है। ये तो क्या है बच्चों? ये तो आपके सामने रेंज है। तो रेंज कितनी होती है? 120 से 160 पर मिनट उसकी क्या होती है? हार्ट रेट होती है। ये उसकी रेंज है। लेकिन अगर आपसे एवरेज पूछा जाए तब आप कहां जाएंगे? तो एवरेज में 140 आपकी बीट पर मिनट, 140 बीट है पर मिनट, वो इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा। आपको पता है इसके अंदर जो टेकीकार्डिया है वो 180 बीट पर मिनट से अबो हो जाएगा, तब वो टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। और आपके सामने ब्रेडीकार्डिया जो है वो लेस देन 100 जब देखेंगे बीट पर मिनट, तब उसको अपन क्या बोलेंगे? ब्रेडीकार्डिया के नाम से जानते हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिएगा, अगर अपन बच्चे के वाइटल्स की बात करते हैं तो एडल्ट के अगर आपको वाइटल आते हैं, एडल्ट की अगर आपको पल्स रेट पता है, एडल्ट का आपको रेस्पिरेशन पता है, समझ गए बात? टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता है, टेम्परेचर है वो बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है? नॉर्मल होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन जो आपकी रेस्पिरेशन रेट और जो पल्स रेट है ये जस्ट कितनी हो जानी चाहिए? 2 गुना। ये जस्ट कितनी होती है? डबल होती है। देख लीजिएगा, अपनी जो हार्ट बीट है वो अपन 72 मानते हैं, जस्ट डबल कीजिएगा 140 या 144 के आसपास हो गई। तो यानी कि रेस्पिरेटरी रेट और पल्स रेट यानी हार्ट रेट ये दोनों जस्ट डबल होती हैं, और जो ब्लड प्रेशर है, जो बीपी है, वो जस्ट क्या होता है? हाफ होता है। ये इसलिए अगर आपको एडल्ट के वाइटल्स के बारे में पता है और अगर आपसे पीडिया के वाइटल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट को डबल कर देना, बीपी को आधा कर देना, टेम्परेचर है वो समथिंग 0.5 का अंतर होता है, बाकी कोई खास अंतर नहीं होता है। नॉर्मल हार्ट रेट की रेंज 120 से 160 जाएगी। एवरेज पूछ लेता है, एवरेज मीन्स होता है वहां पे 10 बच्चों की निकाली, उसमें से 8 से 9 बच्चों की लगभग कितनी देखने को मिली? 140 के आसपास देखने को मिली। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एवरेज देखने को बोलते हैं। 180 से ऊपर टेकीकार्डिया बोल देते हैं, और 100 से कम को ब्रेडीकार्डिया बोल देते हैं। समझ में आई बात? लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिटल ग्रोथ इज मैक्सिमम अफेक्टेड बाय,
कि मैक्सिममली फिटस की जो ग्रोथ है उसको कौन अफेक्ट करता है। देखिएगा, सबसे पहले अपने को ऐसा लगता है कि बात आ गई किसकी, ग्रोथ की, तो अपन का टिक सबसे पहले किस पे जाएगा, ग्रोथ हार्मोन पे टिक जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन कभी भी नहीं है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो जन्म के बाद में इसका रोल है। इसलिए यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फिटल ग्रोथ के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है जो आपको किसके बारे में पूछ रहा है, फिटल ग्रोथ के बारे में क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिटल ग्रोथ के अंदर आपको बताऊं कि इसमें बच्चे में दो प्रकार की ग्रोथ, एक तो होती है स्केलेटल ग्रोथ, एक होती है स्केलेटल ग्रोथ और दूसरी होती है टिश्यू ग्रोथ। टिश्यू ग्रोथ, अगर किसी भी ग्रोथ के बारे में जिक्र नहीं किया हुआ होता है तो अपना जो राइट आंसर है, अपन कौन सी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, टिश्यू ग्रोथ की अपन बातें करते हैं। यस या नो। स्केलेटल ग्रोथ के लिए थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। स्केलेटल ग्रोथ के लिए आपका थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। टिश्यू ग्रोथ के लिए जो है वो आपका इंसुलिन हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ये इंसुलिन हार्मोन है ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ये कहां से आता है, लिवर से आता है। ये समझ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। यस या नो, यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर नाम लेते हैं इसका, किसमें, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर। यस या नो, समझ में आ गई बात। और फीटल लाइफ के अंदर आपको पता है कि ग्रोथ हार्मोन का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का रोल होता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है, रोल होता है। तो ये क्वेश्चन देने का मतलब हमारा सिर्फ इतना सा था, मुझे पता था कि अगर ग्रोथ हार्मोन की बात आती है तो सबसे पहले ग्रोथ को देख के बच्चे किसकी तरफ भागेंगे, ग्रोथ की तरफ भागेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन इज द रेस्पॉन्सिबल हार्मोन। स्केलेटल ग्रोथ के लिए थायरोक्सिन जो है वो जिम्मेदार होता है, लेकिन टिश्यू ग्रोथ के लिए इंसुलिन जिम्मेदार होता है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ग्रोथ के बारे में बात नहीं की गई है, तो नहीं की गई तो अपना जो राइट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, अपन टिश्यू ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर किसी भी एज फैक्टर की बात नहीं की जाती है, जैसे पीडिया के, जैसे मान लो न्यूबॉर्न, इन्फेंट, टोडलर, एडल्ट, ऐसी कोई एज की कहीं बात नहीं की जाती किसी भी क्वेश्चन में, तब अपन उस क्वेश्चन को हमेशा एडल्ट मान के सोल्व करते हैं। ये हमने आपको पहले से सिखा रखा है। तो इसके अंदर मामला क्या था कि इसमें टिश्यू ग्रोथ, अगर किसी प्रकार की कोई ग्रोथ नहीं दी गई है तो आपको टिश्यू ग्रोथ को वहां पे मान के करना चाहिए। यस या नो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, क्वेश्चन आपको ऐसे महसूस हो रहे हैं कि भाई हाँ, इस तरीके के अगर क्वेश्चन सेशन होते रहे तो नर्सिंग ऑफिसर बनने का अपना सपना वो जरूर साकार हो जाएगा। तो विनायक नर्सिंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, और इसकी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। धन्यवाद।